हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही दिनों बाद वीडियो अपलोड करने के लिए आया हूँ। तो आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी हमारे घर के बगल रहने वाले पड़ोसियों से रिलेटेड है। दोस्तों, पड़ोसी जो होते हैं वो कभी कभी तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कभी कभी बहुत बुरे मिल जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आज की जो कहानी ये कहानी जो है आज की जो है ये सार्थक सिंह ने मुझे भेजी है और ये उनकी अपनी कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि पूरा इंसिडेंट कैसे क्या हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही स्टोरी लाता रहा। तो आज की जो ये कहानी है ये कहानी सार्थक सिंह की है जो कि एमपी के खजुराहो में रहते थे। और ये इनका जो फैमिली थी, इनकी फैमिली में 5 लोग थे। इनके मम्मी पापा, सार्थक के मम्मी पापा, सार्थक के दादाजी, सार्थक की बुआ और सार्थक, और कह सकते हैं कि एक उसकी छोटी बहन भी थी। मैक्सिमम 5 या 6 लोग से। इनके जो पापा थे, सार्थक के जो पापा थे, ये एक मतलब कंपनी में जॉब करते थे जो कि प्राइवेट कंपनी थी। इनका घर लेकिन एक भरा पूरा परिवार था और कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनके दादाजी थे वो रिटायर हो चुके थे, वो भी किसी जॉब में ही थे लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। और सार्थक की जो फैमिली थी ये हर चीज़ में मतलब एक एवरेज फैमिली थी। जैसे मिडिल क्लास लोग जैसे होते हैं ना, वैसे ये फैमिली थी। इनके घर के एक पड़ोसी थे जिनका नाम था राजेश श्रीवास्तव, और वो बहुत ही बेकार स्वभाव का इंसान था, एक तरह से कहा जा सकता है। कुत्तों को मार देना, किसी के घर में ईंटा मार देना, या मतलब जैसे कि किसी की गाड़ी गिरा देना, उसके बच्चे ऐसी ऐसी सर हरकतें उसके बच्चे करते थे। और वो भी इन सारी चीज़ों पे मना नहीं करता था। लोगों की बुराइयां करना और ऐसे ही काम अक्सर उसकी फैमिली करती थी। लेकिन जो सार्थक के दादाजी से, उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी उसकी फैमिली, राजेश श्रीवास्तव। कुछ समय बीते, अचानक राजेश श्रीवास्तव की तबीयत खराब होने लगी। और तबीयत खराब होते होते उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि अब वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। उसके घर में उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे और उसका भाई था, उसकी भी वाइफ थी और इसकी बहन रहती थी। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि लोगों को लग रहा था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा। सार्थक की जो फैमिली थी, उनके पापा ज़्यादा किसी से फालतू मतलब नहीं रखते थे, वो अपने काम से काम रहते थे। लेकिन जो उनके दादा जो उनके थे वो अक्सर बाहर जाते रहते थे, वॉक करने जाते थे, टहलने जाते थे। तो वो अक्सर उस राजेश श्रीवास्तव के घर पे जाते थे, उससे उनकी अच्छी खासी बनती थी। राजेश श्रीवास्तव का परिवार और किसी से इतने अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन जो सार्थक के दादाजी थे इससे बहुत अच्छे से बात करता था और हमेशा उनको अपने घर पे बुलाए और उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करे, उनसे बातचीत करे। उनका टाइम भी, उनके दादाजी का भी टाइम पास हो जाता था और वो भी वहाँ पे थे। और एक दिन वो आए घर पर, अपने घर आते हैं शाम के टाइम, जब टहल वहल के आते हैं शाम के टाइम अपने घर पे आते हैं तो सब लोग खाना खाने बैठ चुके थे। तो सार्थक के दादाजी ने अपने बेटे मतलब सार्थक के पापा से बात किया कि बेटा, जो बगल में राजेश है ना, मुझे लगता है अब शायद वो बचेगा नहीं, क्योंकि अब वो अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है और मोहल्ले के सारे लोग कह रहे हैं कि अब शायद वो नहीं बच पाएगा।
ये सुनकर सार्थक के पापा ने बोला, अब क्या ही किया जा सकता है पापा, अब जो भी होगा। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ये सार्थक के पापा, मतलब उनके दादाजी ने सार्थक के पापा से कहा था ये बात। सार्थक के पापा ने भी बोला अब क्या ही कर सकते हैं, जो जिसकी किस्मत में लिखा होगा वो तो होगा ही। और यही चीज़ सार्थक की मम्मी ने भी उनसे बोला कि हाँ पापा, अब तो जो होना होगा होगा ही, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा। उसकी तबीयत ख़राब है तो वो बीमार है, इसीलिए ये सारी बातें हो चुकी थी। लेकिन देखा जा रहा था कि उनके दादाजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे राजेश श्रीवास्तव की फैमिली से लेके, और बात बात पर उसी का पक्ष ले रहे थे। यहाँ तक कि अपने बेटे और बहू से बहस कर ले रहे थे किसी बात पे। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दादाजी को कैसा क्या हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ बात कर रहे हैं, जो कि राजेश श्रीवास्तव को पूरा मोहल्ला कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनका परिवार का नेचर बहुत अच्छा नहीं था। सार्थक के जो पापा थे, इनके बारे में बताना भूल गया, ये बहुत ज़्यादा मतलब डेली रूटीन इनका बहुत अच्छा था। ये सुबह 7 से निकल जाते थे और 4 बजे तक इनका ऑफिस रहता था। उसके बाद ये आकर बहुत अच्छी से वर्कआउट करते थे और टहलते थे, फिरते थे, रनिंग करते थे, और यहाँ तक कि सार्थक के साथ मैच भी खेल लेते थे। तो ये पूरी तरह से एकदम फिट थे, हट्टे कट्टे थे, मतलब कहीं से भी इनको देख के कोई नहीं ये कह सकता था कि हाँ ये कोई तरह के बीमार हैं या इनके अंदर कोई चीज़ की कमी है। मतलब एक फिट बॉडी होती है, जो उस तरह से सार्थक के पापा थे। एक दिन इनके पापा आते हैं ऑफिस से और आके घर पे बैठे रहते हैं, सब चीज़ पूछते हैं पापा कहाँ हैं। तो सार्थक की मम्मी बोलती हैं पिताजी तो गए हुए हैं बगल वाले के यहाँ, राजेश श्रीवास्तव के यहाँ। रात के करीब 9 बज जाते हैं और जब उनके सार्थक के दादाजी वापस आते हैं तो अपने साथ एक प्रसाद लेके आए रहते हैं और बोलते हैं बहू, ये बगल में जो राजेश है ना, उनके यहाँ पर पूजा हुई थी तो उन्होंने प्रसाद दिया है, तो कहा कि आप लोग खा लीजिएगा। तो ये बात सुनकर सार्थक की मम्मी जो थी, उनको थोड़ा सा शौक होती हैं। वो कहती हैं कि प्रसाद दिया है, और किसी के यहाँ तो नहीं दिया, पूरी कॉलोनी में, पूरे मोहल्ले में और किसी के यहाँ नहीं दिया, सिर्फ हम ही लोग के यहाँ प्रसाद दिया है। ऐसा कैसा प्रसाद, और ऐसी कौन सी पूजा है जो किसी को बुलाया ही नहीं गया? ऐसी भी कोई पूजा होती है जिसमें किसी को ना बुलाया जाए? तो उनके दादाजी ने बोला अरे हो सकती है उसकी पूजा होगी, कोई घर में बेचारा बीमार है। आज भी दादाजी उसी राजेश श्रीवास्तव की तरफ से ही बात कर रहे थे, हो सकता है उसकी तबीयत कुछ अच्छी हो जाए, इसीलिए उन लोगों ने भगवान शिव की पूजा कराई है। तो ये सुनकर उनकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहती है अच्छा ठीक है, इस प्रसाद को कोई घर का नहीं खाएगा, मैं आऊँगी, मैं पूजा करने जा रही हूँ, आऊँगी और उसके बाद मैं इसको किसी गाय वाय को खिला दूँगी इस प्रसाद। तो वो प्रसाद आकर रखा था और उनकी मम्मी, सार्थक की मम्मी, पूजा करने पता नहीं चली जाती है। तभी सार्थक के पापा आते हैं और देखते हैं कि फ्रिज पे प्रसाद रखा हुआ है, और आते हैं वो पूरा प्रसाद खा लेते हैं और खाकर बैठ जाते हैं वहीं पर। जब सार्थक की मम्मी की पूजा ख़त्म हो जाती है और वो आती हैं तो पूछती हैं अपने हस्बैंड से, मतलब सार्थक के पापा से पूछती हैं अरे यहाँ पर प्रसाद रखा था वो कहाँ गायब हो गया? तो उन्होंने बोला कि अरे मैंने तो वो सब खा लिया, बहुत ही अच्छा टेस्टी था प्रसाद, तुम्हें भी खाना चाहिए था, बहुत अच्छे लड्डू थे उसमें। ये सुन के सार्थक की मम्मी बहुत ज़ोर से गुस्सा हो जाती है, बोलती जब मैंने मना किया था कोई नहीं खाएगा तो आपने क्यों खाया? मुझे आ जाने देते, पूजा करने के बाद आप खा लेते। मैं एक बार आपसे बात करना चाहती थी कि ये पता नहीं कैसा प्रसाद है और आपने खा लिया। सोचने वाली बात तो यह है कि आज तक कभी सार्थक के पापा प्रसाद नहीं खाते थे। कभी भी कोई जगह का प्रसाद हो वो बस कहते थे नहीं नहीं मैं भगवान का हाथ जोड़ ले रहा हूँ, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। लेकिन इस बार उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे सारा का सारा प्रसाद खा लिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी सार्थक की मम्मी को भी। और नेक्स्ट डे वो ऑफिस गए और ऑफिस से जब वापस आ रहे थे तो उनकी तबीयत उनको कुछ सही नहीं लगी। उनको हल्का हल्का सा चक्कर आ रहा जब वो गाड़ी चला रहे। घर पर आए, उन्होंने बोला कि मेरा बीपी आज सही लगता है हल्का सा लो है,
तो मैं जा रहा हूँ आराम करने। और वो आराम करने गए, उनका बीपी चेक हुआ लेकिन बीपी भी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। पता नहीं कैसे रात भर में उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बुखार बहुत ज़्यादा हो चुका था और उनको चक्कर आ रहे थे। अब वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। लोग नेक्स्ट डे उनको लेके गए डॉक्टर के पास दिखाए। डॉक्टर ने बोला हो सकता है किसी बात से, टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है। उन्होंने दवा दी तो कुछ देर के लिए उनको आराम हो गया और वो आए, उस साथ खाना वाना खाया उन्होंने। रात हुई, सुबह हुई, लेकिन मॉर्निंग में उनकी आंखें नहीं खुली ऑफिस जाने के लिए। जो इंसान इतना अपना डेली रूटीन फॉलो करता था, जो इतने नियम से रहता था, वो इंसान आज उठ नहीं पा रहा था बेड से। उनकी आज भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो एक बार फिर डॉक्टर के पास उनको लेके जाया गया। तो डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला कि हम एक बार शुगर की जांच करते हैं। तो देखा तो सार्थक के पापा का शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जिस इंसान का शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहता था, वो अब आज 500 के कुछ के करीब चला गया था। ये बात देखकर और सुनकर घर वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि इतने फिट पापा, कैसे इनको क्या हो गया। सार्थक के पापा को ये जो सारी चीज़ें हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला आप एक दिन के लिए इनको एडमिट कर दीजिए, मैं ग्लूकोज चढ़ा देता हूँ और ये एक दिन यहाँ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग एक दिन के लिए एडमिट कर दीजिए। एक दिन के लिए वो एडमिट हो गए और सार्थक, उसकी मम्मी, उसकी बहन, सब लोग हॉस्पिटल में थे। लेकिन दादाजी को और उसकी बुआ भी हॉस्पिटल में थी, लेकिन दादाजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनको अपने बेटे से ज़्यादा उस बगल वाले राजेश श्रीवास्तव की चिंता थी। और वो जब भी उसको देखने आए थे तब यही बोल रहे थे, अरे तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, उसको देखो बगल में राजेश जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और लगता है अब वो बचेगा नहीं, मैं वहीं जा रहा हूँ उसको देखने। मतलब खुद का बेटा इतना बीमार है लेकिन वो दूसरे के घर जाकर उसमें बहुत ज़्यादा उनको दुख हो रहा था और वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर चले गए तो उसके राजेश श्रीवास्तव के यहाँ। अब देखा जा रहा था तो कह रहे थे कि मोहल्ले वाले कह रहे थे कि इसने भगवान शंकर की पूजा करना स्टार्ट किया और किसी महामृत्युंजय जप कर रहा है, 1,00,000 बार लेने का प्रण लिया हुआ है। महामृत्युंजय जाप को 1,00,000 बार करने का प्रण लिया हुआ है कि मैं मरते मरते भगवान की शरण में जाना चाहता हूँ। और ऐसा ऐसा करते करते उसकी तबीयत जो थी वो एक दिन में कुछ सुधर चुकी थी। पहले से कुछ ज़्यादा हालत उसकी सुधर रही थी। जो इंसान बेड पर नहीं उठ पा रहा था, कुछ खा पी नहीं पा रहा था, आज वो बेड पर ही पानी पी रहा था। ये देखकर लोगों ने कहा कि देखो भगवान की शक्ति कितनी है कि उसने ये प्रण ले लिया और भगवान उसे बचाने आ गए। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो भगवान की पूजा कर रहा था या कुछ और। दिन बीतते गए और एक दिन होने के बाद सार्थक के पापा को घर पे लाया गया और वो जैसे ही घर पर आए उनकी हालत वापस से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब तो डॉक्टर को भी घर पर बुलाया गया लेकिन उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 दिन में उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब वो बेड से उठ भी नहीं पा रहे थे। उनकी मतलब पोटी वोटी सब बेड पर ही होने लगी थी। अब वो खाना भी बेड पर ही खा रहे थे, लेटे लेटे उनके मुंह में खाना डालकर खिलाया जा रहा था, जो सार्थक की मम्मी उनको खिला रही थी। घर वाले परेशान थे लेकिन दादाजी को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके बेटे को हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। वो अभी भी उसी की बात कर रहे थे और हमेशा रोज़ शाम को उसके यहाँ चले जाते और रात में लौटते। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी के हाव भाव क्या हो गए, ये ऐसे कैसे हो गए। 2 दिन बाद सार्थक के पापा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अब उन्होंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था। और 4 दिन हो चुके थे उनको पोटी नहीं आ रही थी और वो बेड पर ही पड़े रहते थे, लेकिन उनका खाना कहाँ जा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था और पानी पीना भी छोड़ दिया था। उनको बीमार हुए 4 से 5 दिन हो चुके थे और इन दिनों में उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उनके पूरे शरीर से बदबू सी आने लगी थी और वो बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं पाते थे। अब एक दिन 6वें दिन जो है
सार्थक के पापा जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और वो रो रहे थे बेड पर लेटे लेटे। तभी दादाजी आते हैं सार्थक के और बोलते हैं, मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लड़के के ऊपर और तुम्हारी बीवी के ऊपर और जो इतना बड़ा घर बनवाया है, इन सारी चीज़ों का खर्चा मुझे वापस चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे नकारा लोगों के लिए इतना पैसा नहीं खर्च किया। मैंने तुमको इतने बड़े से छोटे से बड़ा कर दिया और तुम्हारी बीवी बच्चों सबको पाल रहा हूँ, तुम यहाँ पर आकर बीमार पड़े हुए हो। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का खर्च चाहिए, जितने पैसे मैंने तुम्हारे ऊपर उड़ाए। सोचने वाली बात है कि किसी का लड़का ऐसे बीमार पड़ा हो और उसका पापा आके उसको ऐसे बोल रहा हो। लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे कि दादाजी को आखिर हुआ तो हुआ क्या। सार्थक के पापा कुछ नहीं बोले, वो सुनते रह गए, क्योंकि वो एक अच्छी औलाद थे और वो सोच रहे थे कि जाने दो, हो सकता है पिताजी परेशान हो इसलिए ऐसे बोल दो। और वो सोते सोते रो रहे थे। रात का समय हुआ और वो अब उन्होंने रात में अपने आप बड़बड़ाते रहते थे। वो रात भर उनको नींद नहीं आती थी। 22-22 घंटे वो जागते रहते थे। उनको नींद की गोली दी जाती थी, लेकिन फिर भी उनको नींद आने का नाम नहीं लेती थी। आप सोचिए ऐसे इंसान की क्या हालत होगी जो ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना पॉटी जा रहा है, ना वॉशरूम जा रहा है, ना बेड से उठ पा रहा है, ना सो रहा है। बिल्कुल पागल से हो गए थे और पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन उन्होंने रात के करीब 1 बजे अपनी वाइफ को बुलाया, जो उनके बगल सोती थी। उनको कहा कि सुनो सार्थक की मम्मी, तुम कल बाज़ार जाना और वहाँ से जहर ले आना। मैं अपने दोनों बेटों को और अपनी बेटी को, मैं अपने बेटे और बेटी को, और वो अपनी बहन को भी अपनी बेटी ही मानते थे, क्योंकि वो काफ़ी सार्थक की जो बुआ थी वो उनके पापा से काफ़ी छोटी थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे बच्चों को जहर दे दूंगा, उसके बाद में हम और तुम दोनों जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सुनकर सार्थक की मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोली, सब सही हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। मैंने बात की हुई है कई लोगों से, मैं आपको पंडित जी से मिलवाऊंगी, वो सब सही कर देंगे। अब डॉक्टर की दवा बिल्कुल असर नहीं कर रही, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाया गया, कुछ भी असर नहीं, 1% भी कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। तो किसी ने बताया कि एक गुरुजी रहते हैं, आप एक बार उनको दिखा दीजिए, हो सकता है कोई बाधा हो या कोई बाहरी शक्ति हो जो सार्थक के पापा के ऊपर आ गई हो। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं ऐसा करूँगा। उनकी मम्मी जानने ही वाली थी कि ऐसा क्या हो गया कि दादाजी गए और राजेश श्रीवास्तव के यहाँ ये सारी बातें बता दी कि उनके लड़के की ऐसी सी बात है और वो ऐसे गुरुजी को दिखाने जा रही है। सार्थक की मम्मी उन गुरुजी के पास गई, लेकिन ऐसे क्या नसीब हुआ कि वो मिल ही नहीं पाए। वो आउट ऑफ स्टेट जा चुके थे और बहुत लंबे समय के बाद ही वापस आना था उनको। वहाँ से निराश होकर सार्थक की मम्मी लौटी और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन तक उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अब उनका पूरा शरीर जो था वो हिल भी नहीं सकता था और उनकी बस पलकें झपकती रहती थी। तो सार्थक की मम्मी को किसी ने बताया कि एक गुरुजी और हैं, आप उनके पास जाइए। ये सुनकर सार्थक के पापा की तबीयत जो थी वो थोड़ी सी सही हुई थी। उन थोड़ा सा बातचीत करने लगे थे और सार्थक की मम्मी उन गुरुजी के पास जाती हैं तो उन्होंने बताया कि आज तो नहीं, मैं कल आपसे मिलूँगा इतने बजे। उन्होंने टाइम दिया मिलने के लिए, लेकिन सार्थक की मम्मी को ऐसा क्या हुआ कि उनके दिमाग से वो बात ही उतर गई। दादाजी ने जाके सारी बात राजेश श्रीवास्तव ने यहाँ बता दी और दादाजी तो आप एक खुफिया कैमरे का काम कर रहे। जब सार्थक की मम्मी को ये बात याद आई रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे, वो अकेले ही चली गई और उनका घर जिस रास्ते पर था वो रास्ता बड़ा सुनसान था।
जाते वक्त रास्ते में इतने जंगल जैसे पेड़ थे, बड़े बड़े घने घने पेड़, और पूरे रास्ते पे अंधेरा। उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, लौट जाओ, मैं तुम्हारे पति को मार डालूं। और बार बार उन्हें सार्थक के पापा की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कहाँ चली गई तुम, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। शालिनी कहाँ चली गई? मैंने आप लोगों से बताया नहीं, सार्थक की मम्मी का नाम शालिनी था। शालिनी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें सुनकर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बुला रहा है। जब वो गुरुजी के घर के पास पहुँचे तो वहाँ पर भी ताला बंद हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि हर तरफ से उनको ना ही ना मिल रहा था और उनकी कोई भी मदद नहीं हो पा रही। वो वापस घर पर आई और रात में सो गई। रात में करीब 12 बजे सार्थक के पापा को देखें कि कैसे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो अब बड़बड़ा रहे थे, बोल रहे थे, शालिनी, मुझे वो ले जाएगी, मुझे वो ले जाएगी। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। वो देखो, देख के मुझे हंस रही है, वो कोने में बैठी हुई है। सार्थक की मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया कि किसकी बात कर रहे हैं। वो उनसे पूछती है सार्थक के पापा से, कौन ले जाएगा, बताइए कौन है, कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मुझे कोई नहीं दिख रहा, कहाँ? उन्हें कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन सार्थक के पापा एक कोने की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे, वो देखो हंस रही है, वो हंस रही है, वो देखो किस तरह से हंस रही है, वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी अपने साथ। और ये बोल कर वो बहुत जोर जोर से, उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द दिख रहा था। सार्थक की मम्मी ने उनको समझाया और कहा, आप सो जाइए, ऐसे कोई बात नहीं, मेरे रहते आपको कुछ नहीं। रात के करीब 3 बज रहे थे कि उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि सार्थक के पापा बगल बेड पर नहीं है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ चले गए। वो पूरे घर में छान डाली लेकिन कहीं नहीं मिले, तो उन्होंने गेट पर जाकर देखा तो गेट पर ताला लगा हुआ था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि अगर सार्थक के पापा गए तो गए कहाँ। तब उन्होंने जाकर देखा कि सीढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो जैसे ही छत पर गई तो क्या देखी, सार्थक के पापा छत पर, उन्होंने फांसी लगा ली थी। ये देखकर पूरे घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और बहुत ज़्यादा रोना रोना मच गया। सब लोग जाग गए, अगल बगल मोहल्ले वाले सब जाग गए। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। सब ये देखकर सार्थक बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उनके दादाजी भी दुखी थे, लेकिन वो भी क्या ही कर सकते थे। सार्थक की बुआ बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा तो रो रही थी, सार्थक की छोटी बहन बहुत परेशान थी और सार्थक खुद वो उस समय बहुत छोटा ही लड़का था। इधर इनकी पापा की डेथ हो चुकी थी और उधर बगल में राजेश श्रीवास्तव अब एकदम अच्छा खासा होके घर से बाहर निकलकर टहलने लगा था, और वो पता नहीं किस मंत्र का हमेशा जप किया करता था। सार्थक ने देखा जहाँ उसके पापा की ने फांसी लगाई हुई थी, उसके नीचे एक क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, और उसे समझ में आ रहा था कि ये किसी ने मेरे पापा के साथ कुछ कर दिया। सबको ये समझ आ गया था कि हमारे अगल बगल किसी ने कुछ किया। सार्थक ने जब छत पर अच्छे से देखा तो उसने देखा कि छत पर किसी छोटी सी चीज़ की खोपड़ी रखी है, जैसे किसी जानवर की या किसी इंसान के बच्चे की खोपड़ी रखी हुई थी, क्योंकि राजेश श्रीवास्तव का जो घर था वो बिल्कुल ही सार्थक के घर के बिल्कुल बगल में था, और उसके यहाँ से इनके यहाँ एक नींबू का पेड़ लगा हुआ था, जिसके डालियाँ जो थी उसके घर में जाती थी, और नींबू के पेड़ में एक पोटली सी बांधी हुई थी। तो सार्थक की ने अपनी बुआ से कहा, बुआ ये देखिए पोटली क्यों बांध के रखी है हमारे पेड़ में इन लोगों ने। वो पोटली काले कलर की थी। सार्थक की बुआ ने जब उस पोटली को खोल कर देखा तो उसमें उन्हें नींबू, मिर्चें, बाल, नाखून और अजीब सी चीज़ें, सिंदूर, ये सारी चीज़ें दिखाई थी, और उन्होंने सबको जाकर दिखाया।
तो सार्थक की मम्मी और सार्थक की बुआ दोनों सबने बहुत ज़ोर से कहा कि ये आपने मेरी छत पे क्यों बांध के रखा है, आपने कुछ किया है, आपकी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता था, क्योंकि इन सारी चीज़ों की पुलिस की नज़र में तो कोई वैल्यू नहीं है। इन तो लोग अपने मन में सोच सकते हैं कि काला जादू किसी ने कराया, लेकिन कानून की नज़र में तो ये सारी चीज़ें, कानून इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। लोगों को लगता था कि राजेश श्रीवास्तव ने भगवान शंकर की पूजा की है और उसको भगवान शंकर ने ये मतलब आशीर्वाद दिया है कि वो सही हो गया, लेकिन किसी को क्या पता था। और अब बात आ चुकी थी दादाजी के ऊपर, क्योंकि दादाजी की हालत भी अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी। लेकिन तभी किसी ने बताया कि आप हनुमान जी की शावर मंत्र का प्रयोग करके अपने घर के किनारे अपने घर की को मतलब रक्षा कर सकते हैं। एक रक्षा घेरा आप अपने घर के किनारे चारों तरफ घेर सकते हैं, और छत पर भी कोई भी बुरी शक्ति होगी तो वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। सार्थक की मम्मी ने बिल्कुल ऐसा किया, और अब दादाजी जो थे वो राजेश श्रीवास्तव के यहाँ नहीं जाते थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था, और भगवान हनुमान जी की कृपा से अब जो था वो इनका सार्थक का घर अब नॉर्मल हो चुका था। लेकिन उसके पापा जा चुके थे। कर्म जो होता है ना वो दोस्तों, वो वापस कभी ना कभी आता ही है। राजेश श्रीवास्तव ने जैसा किया था, अब उनको उसकी सज़ा मिलने लगी थी। ऐसा अचानक पता नहीं क्या हुआ कि राजेश श्रीवास्तव की मौत हो गई अचानक ही, और उसकी वाइफ विधवा हो चुकी थी। उसकी बहन के दोनों बहन के उसके पति मर चुके थे। उसके घर में 4 लोगों की अनिश्चितकालीन ही डेथ हो गई थी, जिसको किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। भगवान की नज़र में आप गलत कर सकते हो, लेकिन उसका कभी ना कभी आप जो है आपको भोगना पड़ेगा अगर आपने गलत किया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि कभी भी जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मा फाइट्स बैक। कर्म जो होता है ना वो बाद में आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हमारे आज के कर्म ही भविष्य में ये तय करते हैं कि हमारी उन्नति होगी या हम बहुत ज़्यादा आगे परेशान हो जाएंगे। तो भगवान हनुमान जी की पूजा से अब सार्थक की फैमिली बहुत अच्छी है, और बगल में जो राजेश श्रीवास्तव थे उनका घर अब यहाँ नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण उन्हें घर बेचकर उनकी वाइफ को जाना पड़ा। अब वो पता नहीं कहाँ रहते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? देखिए दोस्तों, काला जादू एक बहुत खतरनाक चीज़ है, जो कि राजेश श्रीवास्तव के परिवार ने सार्थक सिंह के परिवार के ऊपर की थी और उनके पापा की जान ले ली। कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो इतने मतलब अपने पड़ोसी को देखकर ही अंदर जलन रखते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और बचें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे पड़ोसी हैं तो उनसे सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो आपसे मीठा बोल रहा है उसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।